बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबको वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने वॉर्स के बारे में डिस्कस किया था, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा वॉर का, फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसकी डेफिनेशन थी अ टाइप ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ और बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स विद इन अ सेम कंट्री। इसके अलावा हमने देखा था हिस्ट्री में कौन कौन सी अहम जंगें लड़ी गई हैं और उनका टाइम पीरियड क्या क्या था। फिर हमने कुछ नाम देखे थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर के। ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स हैं: हेजेमोनिक वॉर, टोटल वॉर, लिमिटेड वॉर, सिविल वॉर एंड गुरिल्ला वॉर। आज के लेक्चर में हम इन्हीं वॉर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं हेजेमोनिक वॉर से। हेजेमोनिक वॉर को वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है, इसके अलावा सिस्टेमिक वॉर भी इसका नाम है। और वर्ल्ड वॉर का मतलब है ऐसी जंग जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो। ये जो हेजेमोनिक का वर्ड है ये हेजेमनी से निकला है और हेजेमनी का मतलब है कि सुप्रीमेसी। जब कोई दुनिया की पावर अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहती हो दुनिया में, तो वो जो जंग होती है उसे कहते हैं हेजेमोनिक वॉर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। This type of war is fought between superpowers of the world in order to take the control of the entire world। देखें, वही बात एक्सप्लेन की गई है कि जब दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान जंग होती है और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पूरी दुनिया का जो कंट्रोल है वो अपने इख्तियार में लेकर आना है, तो उस वॉर को हेजेमोनिक वॉर कहते हैं। एंड फॉर दिस पर्पस डिफरेंट अलाइंसेस आर मेड। और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अलाइंसेस बनाए जाते हैं। अलाइंसेस आप लोग कह सकते हो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप का आपस में कोई मुआहिदा तय होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सुपर पावर को सपोर्ट करना है तो वो सुपर पावर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ अपने अलाइंसेस बनाएगी। इस तरह जो दूसरी सुपर पावर है उसने भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ अपने अलाइंसेस बनाए होंगे। तो सम टाइम ये सीक्रेट अलाइंस भी बनाते हैं, मतलब कि एक ग्रुप ने एक सीक्रेट अलाइंस बनाया है लेकिन दुनिया को उस अलाइंस के बारे में नहीं पता, और जब वो अलाइंस बना देते हैं तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। द लास्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड वॉर टू। अगर आपको एग्ज़ाम्पल देनी हो कि हेजेमोनिक वॉर की कोई एग्ज़ाम्पल दें तो आप कह सकते हो कि इंसानी तारीख़ में जो वर्ल्ड वॉर टू थी वो लास्ट वॉर थी, हेजेमोनिक वॉर थी। नेक्स्ट बुलेट है हमारे पास: हेजेमोनिक वॉर्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव एंड रिजल्टेंटली लीड टू मैसिव सिविलियन कैजुअल्टीज़। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, वर्ल्ड वॉर वन का आपने नाम सुना है, शायद पढ़ा भी हो, वर्ल्ड वॉर टू को शायद पढ़ा हो आप लोगों ने। तो ये ऐसी जंगें थी जिसमें बड़े पैमाने पे तबाहियाँ हुई थी, इसके अलावा बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई थी। तो इस वॉर का ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द इंटायर वर्ल्ड। ये आपने ऑलरेडी डेफिनेशन में भी इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया, तो आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वॉर कैन नॉट अकर नाउ और दिस टाइप ऑफ वॉर इज़ अनलाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। मतलब ये कि इस टाइप की जंगों का अब होने की इतनी पॉसिबिलिटी अब नहीं है और फ्यूचर में भी शायद अब इस किस्म की जंगें ना हो, क्योंकि दुनिया ने दो बड़ी जंगें देखी हैं जिसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम। तो अब दुनिया इस नतीजे पे पहुंच गई है कि जंगों का फ़ायदा कुछ नहीं है, जंगों से नुकसान ही होना है। तो बेहतरी सबकी इसी में ही है कि पीस को मेंटेन करें और पीस को प्रमोट करें, और इस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं जिसमें सबसे आपके पास
जो अहम नाम है यूनाइटेड नेशंस का है। ये तो एक वजह होगी ना कि पीस को मेंटेन करना है, लेकिन पीस के साथ साथ जो अहम वजह है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड वेपन्स की डेवलपमेंट हो गई है, जो कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स की शक्ल में है। और सेकंड इसके साथ लिखा हुआ है एंड इट विल डिस्ट्रॉय द सिविलाइजेशन एंड प्लानट। अब लोगों को इतना शऊर हासिल हो चुका है कि उन्हें पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ तो सिविलाइजेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके अलावा जो अर्थ आपका प्लानट है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है आपस में, आपको पता है दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर इन्होंने अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो पूरी दुनिया में नज़र आएंगे, यानी पूरी दुनिया उस चीज़ से मुतासर होगी। तो ये थोड़ा बहुत आपके सामने हेजेमोनिक वॉर के बारे में आ गया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। टोटल वॉर है हमारे पास। इट इज़ द वॉरफेयर विच इज़ फॉट टू कैप्चर एंड ऑक्यूपाई अदर स्टेट। अच्छा, ये ऐसी जंग है जिसमें एक स्टेट ने दूसरी स्टेट की टेरिटरी को कैप्चर करना होता है कम्प्लीटली, और इसी के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंट्रोल ओवर द कैपिटल ऑफ अदर स्टेट। अब आपको पता है हर स्टेट का कोई ना कोई कैपिटल सिटी होता है, जैसा पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद बहुत अहम हम लोग का आप कह सकते हो शहर है इस हमारी स्टेट का, क्योंकि जितने भी अहम दफातर हैं सरकार के, इसके अलावा जितनी कानून साजी होती है वो सब इस्लामाबाद में होती है। तो जब इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा कैपिटल कैप्चर हो गया। तो जब कैपिटल कैप्चर हो जाए तो फिर स्टेट कैप्चर हो जाता है। अच्छा जी, फिर इसके साथ डेफिनेशन लिखी हुई है। टोटल वॉर इज़ अ वॉर इन विच combatants use every available resource to destroy the social fabric of an economy। combatants कहते हैं जंगजू या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो लड़ रहा हो, या ऐसी कंट्रीज़ जो जंग में इन्वॉल्व हो। तो जो कम्बैटेंट्स होते हैं वो जितने भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं तो उसका इस्तेमाल करके दूसरी स्टेट की को टोटली पॉलिटिकली इकोनॉमी के हवाले से और सोशली उस स्टेट को डिस्ट्रॉय करती है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन इन चेकोस्लोवाकिया 1968 एंड सोवियत यूनियन इन अफ़गानिस्तान इन 1979। ये दो एग्ज़ाम्पल्स हैं टोटल वार के हिसाब से। फिर साथ में लिखा हुआ है टोटल वॉर्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव एंड रिजल्टेंटली लीड टू मैसिव सिविलियन कैजुअलिटीज़। ये बात आपने हेजमोनिक वॉर के केस में भी देखी थी, लेकिन डेफिनेटली जब हेजमोनिक वॉर की बात की जाती है तो फिर पूरे वर्ल्ड की बात की जाती है। और जब टोटल वॉर की बात की जाती है तो इसमें दो कंट्रीज़ भी आपस में हो सकती हैं। इसमें कुछ 3-4 कंट्रीज़ एक साइड पे हो सकती हैं और उनका ऑब्जेक्टिव होता है किसी एक कंट्री को कम्प्लीटली कैप्चर करना है और उसकी उसे सोशली पॉलिटिकली और उसकी इकोनॉमिकली उसे डिस्ट्रॉय करना है। तो इस वॉर के बारे में भी कह सकते हो कि ये कि जो रिज़ल्ट्स होते हैं इस वॉर के उसमें हाई लेवल की तबाहियाँ होती हैं और काफ़ी अमवात होती हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लें। टू अटैक एंड कैप्चर द टेरिटरी ऑफ एनिमी। दुश्मन की जो टेरिटरी है उसे कैप्चर करना है, पहले अटैक करके कम्प्लीटली उसे कैप्चर करना है। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू टेक ओवर अदर गवर्नमेंट और टू चेंज द रिजीम देयर। जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसे टेक ओवर करना है और जो रिजीम है यानी गवर्नमेंट है उसे चेंज करना है। इस तरह थर्ड ऑब्जेक्टिव है इस्टेब्लिश ओन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। फिर वहाँ पे आप अपना जो आप लोग जिस कंट्री ने कैप्चर किया होता है वो फिर अपना इस इकोनॉमिक सिस्टम अपनी मर्ज़ी का वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में भी आपको पता है कि मुख्तलिफ़ सिस्टम्स हैं हमारे पास, जिसमें कैपिटलिज़म है, सोशलिज़म है, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम है। इस तरह फिर पॉलिटिकल सिस्टम में जो दो मेजर आपके पास सिस्टम है वो एक है डेमोक्रेसी, फिर एक है डिक्टेटरशिप। तो ये फिर डिपेंड करता है
कि जो जिस कंट्री ने टेक ओवर किया है वो कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करे वहाँ पे। तो अब जो लास्ट बुलेट है उसमें यही लिखा हुआ है कि दीज डेज़, आजकल का जो वक्त है वो न्यूक्लियर एज का वक्त है। सो द चांसेस ऑफ टोटल वॉर इज़ वेरी लेस, यानी कि इन जंगों के भी चांसेस अब कम हो गए हैं। अगेन जो आपको मैं पाकिस्तान इंडिया की एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ, और जो टोटल वॉर के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल एग्ज़ाम्पल है कि इन दोनों के दरमियान जो जंग है वो उसका होना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि एक तो इन दोनों को खुद भी पता है कि अगर जंग हुई तो डेफिनेटली वो न्यूक्लियर वॉर होगी, और ना ही ये खुद न्यूक्लियर वॉर में चाहेंगे कि न्यूक्लियर वॉर हो, और साथ में दुनिया भी नहीं चाहेगी कि न्यूक्लियर वॉर हो इन दोनों कंट्रीज़ की आपस में। अब हम थर्ड वॉर पे जाते हैं। थर्ड वॉर है हमारे पास लिमिटेड वॉर। अ लिमिटेड वॉर इज़ अ वॉर फॉट प्राइमरली टू अचीव स्पेसिफिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। एक ऐसी जंग है जो लड़ी जाती है किसी ख़ास पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, विदाउट कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। मतलब कि इन जंगों से इतनी हाई लेवल की डिस्ट्रक्शन या तबाही नहीं होती। Although the total civilian casualties may be high, but combatants do not seek to completely destroy the enemy's social and economic framework। मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि जो अमवात हैं शहरियों की वो ज़्यादा हो सकती हैं लिमिटेड वॉर में भी, लेकिन जो लड़ने वाली कुव्वतें होती हैं उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि टोटली इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना है। वो जंग सिर्फ किसी मकसद के लिए लड़ते हैं, जब उनका मकसद अचीव हो जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं। हमारे पास कोई हिस्ट्री में कुछ एग्जांपल्स हैं लिमिटेड वॉर की, जिसमें कोरियन वॉर है, द गल्फ़ वॉर है, एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान एंड सिरा लियोन आर द एग्जांपल्स ऑफ लिमिटेड वॉर्स। इसमें जो गल्फ़ वॉर है, पर्शियन गल्फ़ वॉर है, जो 1990 से 1991 में हुई थी, was a limited war in which the United States and its allies forcefully removed Iraqi troops from Kuwait। जो कुवैत और इराक़ की जंग हुई थी जिसे पर्शियन गल्फ़ वॉर का कहते हैं, इसमें अमेरिका ने और अमेरिका के जो इत्तेहादी थे उन्होंने इराक़ी फ़ौजियों को ज़बरदस्ती कुवैत से निकाला, क्योंकि उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स का कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। तो लिमिटेड वॉर के हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है नॉट टू कैप्चर द टेरिटरी और नॉट टू अटैक एंड टेक ओवर द कैपिटल ऑफ अदर स्टेट, बट टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव और गोल्स। सिंपल सी बात है कि टेरिटरी को कैप्चर नहीं करना, ना ही अटैक करना है हाई लेवल का, और ना ही कैपिटल को कैप्चर कर लेना है। जस्ट आपने जंग लड़नी है ताकि आपका कोई जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर सको। लेकिन अब जाहिर सी बात है जब वॉर है इसमें कुछ ना कुछ हलाकतें और तबाहियाँ तो होंगी। तो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो एनिमी है उसकी पावर को कम करना है, उसके लिए डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू एनिमी, तबाहियाँ भी करनी है, डैमेज भी करना है एनिमी को, सो दैट देयर पावर कुड बी अंडरमाइंड, ताकि उनकी पावर जो है वो कम हो सके। जो लास्ट इसकी बुलेट है उसमें लिखा हुआ मेन एम इज़ टू डिफेंड गेन। गेन मतलब जो ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, ब्रैकेट में लिखा हुआ फर्स्ट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज़ अचीव्ड देन डिफेंड दैट ऑब्जेक्टिव। इस पूरी बुलेट का मतलब है कि पहले वो अपना इस वॉर के थ्रू अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को डिफेंड करते हैं। तो ये थी हमारी लिमिटेड वॉर। नेक्स्ट पे हम जाते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर के बारे में आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने। ये एक ही स्टेट के अंदर वॉर होती है और मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होते हैं। तो वो क्यों लड़ते हैं वो हम देखते हैं। इट इज़ war between factions within a state trying to create a new government or to prevent the ongoing government for the entire state or some territorial part of it। अच्छा, अब यहाँ पे जो फैक्शंस का वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है ग्रुप्स, कि ये किसी मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स के दरमियान वॉर होती है
विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर। और वो क्या कोशिश कर रहे होते हैं, ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू गवर्नमेंट, कोई नई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही होती है, या फिर टू प्रिवेंट द ऑन गोइंग गवर्नमेंट, या किसी जो पुरानी गवर्नमेंट चल रही होती है उसे बचाने की कोशिश की जा रही होती है। फॉर द इंटायर स्टेट, पूरे मुल्क के लिए भी, और सम टेरिटोरियल पार्ट ऑफ इट, या कोई टेरिटोरियल पार्ट के लिए भी। टेरिटोरियल पार्ट से मुराद कोई प्रोविंस में सिविल वॉर हो रही है, कोई प्रोविंस के अंदर कोई डिवीज़न है उसमें सिविल वॉर हो रही है। ठीक है, तो इट्स सिंपल इसे कह सकते हैं। सिंपली से आप ऐसे देख लें कि जो सिविल वॉर है ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के दरमियान लड़ी जाती है एक ही स्टेट के अंदर। और इसका जो इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि न्यू गवर्नमेंट बनानी है स्टेट, इंटायर स्टेट के लिए, या फिर किसी टेरिटोरियल पार्ट के लिए, या फिर उस गवर्नमेंट को प्रिवेंट करना है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल दी जाती है वो अमेरिकन सिविल वॉर की है, जो 1860 से लेके 1865 तक हुई। फिर सीरिया में सिविल वॉर चल रही है, और सीरिया में भी मुख्तलिफ़ ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैनी ग्रेट पावर्स आर देयर, उन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही हैं मुख्तलिफ़ ग्रेट पावर्स, जिसमें रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है और ईरान है। अब हमारे पास है लास्ट में गुरीला वॉर। अच्छा, ये गुरीला जो है ये एसएसजी कमांडोज गुरीला की बात नहीं की जा रही, उसकी जो स्पेलिंग है वो GORILLA होता है। ठीक है। अच्छा, ये ऐसी जंग है जिसका फ्रंट लाइन नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको क्लियर नहीं पता जंग लड़ कौन रहा है। ठीक है। इरेगुलर फोर्सेस ऑपरेट अमंग्स द पीपल एंड कैन नॉट बी सेग्रीगेट फ्रॉम पीपल। अब जो जंग लड़ रहे होते हैं वो लोगों में से ही होते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन लोगों में से कौन से लोग जंग लड़ रहे हैं। वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट सो ईज़िली। हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जो आपकी मैसेज है उसमें से इरेगुलर फोर्सेस कौन सी हैं, यानी ऐसी फोर्सेस कौन सी हैं जो कि जंग का हिस्सा हैं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हेन इट इज़ क्लियरली नोन दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बी ओवरथ्रोन, मतलब कि जब ये चीज़ क्लियर पता होती है सबको कि गवर्नमेंट को हटाया नहीं जा सकता, तो ये जंग इसलिए लड़ी जाती है जस्ट टू फ्रस्ट्रेट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए, या गवर्नमेंट को किसी काम से रोकने के लिए। ऐसे मैंने एक ही लाइन में लिख दिया इस ऑब्जेक्टिव को। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पहली है, इराकी पैरामिलिट्री फोर्सेस डिड दिस आफ्टर 2003 टू फ्रस्ट्रेट द यूएस गवर्नमेंट। इराक में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उन्होंने 2003 के बाद यूएस गवर्नमेंट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए या प्रेशर डालने के लिए ये गुरीला वॉर्स लड़ी। और और ये ऐसी वॉर थी जिसमें पॉपुलेशन से आप लोग ये चीज़, पॉपुलेशन के अंदर इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि कौन सी जो आपका पॉपुलेशन का हिस्सा है वो इराकी पैरामिलिट्री फोर्सेस का पार्ट है। इस तरह एक और एग्जांपल है वियतनाम की, वियतकॉन्ग गुरिल्ला फोर्सेस इन साउथ वियतनाम टू फ्रस्ट्रेट यूएस आर्मी। यूएस आर्मी को फ्रस्ट्रेट करने के लिए वियतनाम, साउथ वियतनाम में जो एक ग्रुप था वियतनाम गुरिल्ला फोर्सेस का, वियतकॉन्ग गुरिल्ला फोर्सेस का, उन्होंने 1960 से 1970 तक ये वॉर लड़ी वहाँ पे। तो ये हमने 5 किस्म की डिफरेंट वॉर्स देखी, उनके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। आपको हो सकता है बुक्स में वॉर की कुछ टाइप्स और भी मिलें, लेकिन आपके लिए ये 5 वॉर्स काफ़ी हैं। और हर स्लाइड में मैंने आपको मेन मेन पॉइंट्स ही बता दिए हैं। आप इन वीडियोस को साथ साथ पॉज करें और इन पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।